स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है विद्रोही और राज। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना था। तो इसके बारे में इस चैप्टर को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। तो आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो पिछले 10 साल से जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो आपको पता है मंगल पांडे। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पार्ट 1 की वीडियो में बता रखा है। छोटा नागपुर में जो आदिवासियों का नेतृत्व किया था, वो गोलू नाम के आदिवासी ने किया था। चिन्हाटी का युद्ध बेसिकली मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में हुआ था। ये युद्ध जिसे नाम दिया गया था चिन्हाट का युद्ध। और इस युद्ध में जो लॉरेंस थे उनकी हार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह को किस नाम से जाना जाता था, या फिर किस नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो इनको डंका नाम से जाना जाता था और इन्होंने ही हेनरी लॉरेंस को, जो चिन्हाट का युद्ध था, उसमें हराया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये एक कथन है जिसमें कहा गया है कि ये गिलास पर एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये कथन किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। और अवध का विलय कब हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इसका आंसर है 1856 में। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय करा दिया 1856 में। सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, जिसने 1798 में, ठीक है, 1798 में सहायक संधि लाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास के बाद कोई सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा कैनिंग। तो कैनिंग थे हमारे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। अब अगला क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कार्य किए, लेकिन लोगों को लगा कि ये हमारे रीति रिवाजों को, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका विरोध हुआ। तो इन्होंने बहुत से ऐसे सुधारात्मक कार्य किए, जैसे सती प्रथा का अंत करना, पर्दा प्रथा का अंत करना, और इसके अलावा इन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पारित किया। तो क्वेश्चन है हमसे कि सती प्रथा का अंत कब किया। तो सती प्रथा का अंत किया 1829 में। अगर आपसे पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 की वीडियो में पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगला हैगा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपको 6ठी क्लास की हिंदी की पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार 6ठी क्लास की पुस्तक में हिंदी में ये चैप्टर, ये कविता जरूर पढ़ें, ताकि आपकी थोड़ी यादें जो है वो ताज़ा हो जाए। ठीक है। तो ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हैगा द रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो ये चित्र बनाया था हमारे थॉमस जॉन्स बार्कर ने। ठीक है। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज चित्रकार था, जिसने ये चित्र बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हैगा हमारा क्वेश्चन इन मेमोरियल। ये चित्र किसने बनाया था। तो ये चित्र बनाया था हमारा जोसेफ ने। ठीक है। जिसमें आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था। तो रेजिडेंट कहा जाता था उन्हें। ठीक है। जो कि सहायक संधि के तहत किसी भी रियासत में तैनात किए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैंने एक बार में सबको यहाँ पर समेट रखा है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। तो बहादुर शाह जफर ने किया। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया। तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहेब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और बड़ौद गांव में शामल ने। तो यहाँ चीज़ें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अलग से क्वेश्चन बनाने की यहाँ पर जरूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को भड़काने में
अफवाहों की क्या भूमिका थी, तो मैंने आपको बता रखा है 2 अफवाहें थी। पहली, एक तो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप, जिससे लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है, सैनिकों को लगा। और दूसरी अफवाह ये थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाला जो आता है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है, जिसके कारण जो लोग थे वो डरते थे और लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पनपा। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि ये सारी अफवाह झूठी है, लेकिन तब तक ये जो अफवाह थी ये काफ़ी आगे फैल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि क्या थी, तो इसकी शर्तें, इसके परिणाम क्या निकले और निष्कर्ष, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सहायक संधि क्या थी, तो लॉर्ड वेलेजवाली ने 1798 में एक संधि तैयार की, जिस संधि में कुछ शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि जो भी रियासत हमसे ये संधि करेगा उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी एक सैनिक टुकड़ी उस रियासत में तैनात की जाएगी, जिसके रखरखाव का जिम्मा उसी रियासत के राजा का होगा। और अगर उस रियासत के राजा को किसी के साथ युद्ध या फिर संधि करनी है तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें कहा गया था शर्तों में। इसका परिणाम क्या निकला, तो सिंपल सा आएगा, इसमें जो अंग्रेजी सैनिक की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी, भारतीय सैनिकों की शक्ति कम हो गई थी और अंग्रेजों का नियंत्रण यहाँ पर बढ़ गया था। रेजिडेंट, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो गवर्नर जनरल है उनके प्रतिनिधियों को रेजिडेंट कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 की वीडियो में जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने डिटेल में यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन है कि अवध में दिलचस्पी का कारण क्या था, तो इसका यही कारण है, नील की खेती बहुत अच्छी होती थी, यहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती थी। यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो चाहते थे, इतने बड़े बड़े एरिया को उन्होंने जीत लिया था, बंगाल को, मराठा को, पंजाब को, तो वो चाहते थे कि वो अवध को भी जीत ले, ताकि वहाँ पर वो एक बड़ा सा व्यापार और क्या कहते हैं बाजार विकसित कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अपना अवध अधिग्रहण किया तो उसका परिणाम क्या निकला या फिर उसमें किस तरीके से विद्रोह हुआ, तो इसका आंसर भी देख सकते हैं। जब लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे, उनको कुशासन के आरोप में कलकत्ता भेज दिया, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुए, क्योंकि वो उनके काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। लेकिन अंग्रेजों ने बताया कि वो शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसके कारण जो जमींदार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया था। किसानों में भी असंतोष था, क्योंकि किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा कर जो है लाद दिया गया था, और तो उनको आवश्यकता पड़ने पर धन भी मुहैया नहीं कराया जाता था। अगला है अफवाहों के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सी अफवाहें थी, तो इन सभी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी अफवाहें आपको लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। लोग अफवाहों में विश्वास करते थे, ये उनकी मानसिकता को बताता है कि लोगों के दिमाग में किस तरीके का डर और संदेह की भावना थी। तो आपको सारी अफवाहों के बारे में लिख देना है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप, हड्डियों, जो आटे मिलते थे बाज़ारों में उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें। भविष्यवाणी के बारे में आपको लिख देना है कि 100 साल पहले ही भविष्यवाणी हो रखी थी कि 100 साल के बाद अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं गए, जिसके कारण जो विद्रोही थे उनके लिए एक मोटिवेशन जगा इस भविष्यवाणी से, ठीक है। फिर समुद्र पार भेजना, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि उनको समुद्र पार भेजा जा रहा था। तो लोगों को लगा कि अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे, अपने मिट्टी को छोड़ के जाएंगे, तो हमारा धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की आपको पश्चिमी शिक्षा नीति के बारे में लिख देना है कि उन्होंने बहुत से सुधारात्मक कार्य किए, उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जो सती प्रथा जैसे जो कुप्रथाएँ थी उनका अंत किया, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किया, जिससे भारतीय समाज का इन्होंने सुधार किया भारतीय समाज में। इसके बाद आपको लिख देना है जो ईसाई मशीनरी थी, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में आने के लिए बहुत से लालच दिए कि उन्हें नौकरियां दे दी जाएंगी, उनको पैतृक संपत्ति पर अधिकार दे दिया जाएगा। तो ऐसा कर करके उन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अंग्रेजों जो लोग थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें बताना है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालीन कारण, इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक कारण और सैनिक कारण। तो इन सभी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था जो एनफील्ड राइफल था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जिसके वजह से वो विद्रोह जो है वो भड़का था। और फिर राजनीतिक कारण में आपको लिख देना है राजाओं की असंतुष्टि थी, क्योंकि राजाओं पर बहुत सारे ऐसी नीतियाँ लगा दी गई थी, जैसे लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति और जो लॉर्ड वेलेजवाली थी उसकी सहायक संधि। तो इसके द्वारा जो बहुत से भारतीय रियासतें थी जो कि अंग्रेजों के अधीन जाती जा रही थी। आर्थिक कारणों में आपको क्या लिख देना है, जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, उनको उनकी सारी ज़मीनों को, उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया था। तो ऐसे में, और दूसरा में आपको लिख देना है
जो भारतीय बाजार थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज़ों के बने हुए माल जो है वो भारतीयों में जब आते थे तो उनकी डिमांड ज़्यादा थी, जिसके कारण जो भारत में हस्तकला के उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो पूरी तरह से बंद पड़ गए थे। बेरोजगारी बढ़ गई थी और भुखमरी की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। धार्मिक कारणों में आपको क्या लिख देना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति के बारे में लिख देना है कि उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की थी, ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके और पश्चिमी शिक्षा का उन्हें ज्ञान दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया, जो बाल विवाह प्रथा थी उसका भी इन्होंने अंत किया। 1856 में इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। तो बहुत से इन्होंने सुधारात्मक कार्य किए, लेकिन लोगों को लगा कि यह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और अपनी संस्कृति हम पे थोपना चाहते हैं, तो इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अगला कारण मैं आपके लिख दोगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और जो आटे थे उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं सैनिक कारणों के बारे में। तो अंग्रेज़ों का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वो भारतीय सैनिकों को मारते पीटते, गाली गलौज देते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, भेदभाव करते थे, उन्हें हमेशा उन्हें कम वेतन और निम्न पद दिया जाता था, और उनको जो पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना, ये जो अधिकार थे जो उनकी धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे, उन पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। उन्हें जानबूझकर एनफील्ड राइफल दिए जाते थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने 1856 में एक एक्ट पारित कर दिया जिसका नाम था एनलिस्टमेंट एक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इस एक्ट में भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके भेजा जा रहा था ताकि वो दूसरे देश में जाएं और युद्ध लड़ें। लेकिन लोगों का मानना ये था कि अगर हम दूसरे देश में जाएंगे तो हमारा इससे धर्म भ्रष्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने आंसर में, ठीक है। तो एक एक करके इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सामाजिक, तात्कालिक, आर्थिक और धार्मिक और सैनिक कारण। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह क्या मात्र एक सैनिक विद्रोह था? तो बिल्कुल नहीं, इसमें अलग अलग वर्गों की हिस्सेदारी थी। सबसे पहले बात करते हैं शासक वर्ग। तो जो शासक वर्ग थे, मैंने आपको बताया था अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहेब ने, और आरा में वीर कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व संभाला था। जमींदारों की भी इसमें भागीदारी थी, क्योंकि जमींदारों की भी जो ज़मीनें थी, जो उनकी संपत्ति थी, वो सारी छीन ली गई थी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना है कि जो बडोड़ गांव था उसमें एक जमींदार था जिसका नाम था शामल, तो उसने भी इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें आदिवासियों का भी नेतृत्व था। इसमें आप लिख दोगे जो गोनू नाम का आदिवासी था उसने सभी आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। इसमें धार्मिक वर्गों का भी नेतृत्व था। जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी विद्रोहियों का नेतृत्व किया, उन्होंने भी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस विद्रोह में शामिल हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को किस तरीके से कुचला? तो मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके तहत जो आम अफसर थे, जो आम लोग थे, जो आम क्या कहते हैं अंग्रेज अफसर थे, उनको भी अधिकार दे दिया गया था कि अगर आपको किसी भी भारतीय को ऊपर शक किया कि वो विद्रोह में शामिल है तो सीधा उसे गोली मार दो। तो ऐसे करके उन्होंने जो मुकदमे की जो सामान्य प्रक्रिया थी उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक ही सज़ा निर्धारित कर दी, सजाए मौत। तो इस तरीके से उन्होंने भारतीय सैनिकों को तोप के आगे रख के जो उड़ा दिया। बहुत ही बड़ी संख्या में इन्होंने अपने अंग्रेजी सैनिकों को इंग्लैंड से मंगाया और अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन फैल रही थी वो दिल्ली से ही आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब असफलता के कारण क्या क्या थे? तो इसमें आपको लिखना है योग्य नेतृत्व का अभाव। इसका मतलब क्या है? तो जो 1857 का विद्रोह था उसमें योग्य नेतृत्व नहीं था। मतलब हर कोई जो नेता थे वो अपने अपने राज्य को बचाने में व्यस्त थे। वो बस इतना चाहते थे कि बस हमारा राज्य बचा रहे। तो ऐसे में एकता का अभाव था उनके बीच में, नेताओं के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अपना अगला पॉइंट लिखना है कि विद्रोह का सीमित जगह पे होना। जो विद्रोह हो रहा था वो बहुत ही छोटी छोटी जगह पे हो रहा था, जैसे दिल्ली, मेरठ, लखनऊ। तो ये बहुत ही छोटी छोटी जगह थी। जो बड़ी बड़ी जगह थी जैसे उड़ीसा हो गया, दक्षिण भारत हो गया, पंजाब हो गया, तो इन बड़ी बड़ी जगहों पे विद्रोह हुआ ही नहीं, जिसके कारण जो अंग्रेज़ थे उन्हें इस विद्रोह को दबाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिली, ठीक है। और कुछ गद्दारों के बारे में भी आपको लिख देना है, जैसे जो जिंद, ग्वालियर और पटियाला, ये 3 नवाब थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और भारतीयों की इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को दी।
इसके अलावा आपको लिख देना हैगा कि जो भारतीय लोग थे उनके पास सीमित साधन थे, जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ऐसे में विद्रोह को काफ़ी आसानी से कुचला गया। अगला लिख दोगे आप योग्य नेतृत्व, मजबूत संगठन का अभाव। अब जो विद्रोही नेता थे वो अलग अलग जगह पर जाके अपना नेतृत्व तो संभाल रहे थे, अलग अलग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई एक ठोस संगठन नहीं था, जिसके वजह से विद्रोह व्यापक रूप में नहीं फैल पाया। अगले कारण में क्या लिख दोगे कि सबका उद्देश्य अलग अलग था। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हैगा जितने भी विद्रोही थे, अब जैसे बात करते हैं शासक वर्ग की, तो शासक वर्ग चाहता था कि उसकी खोई हुई जो सत्ता है उसको वापस मिल जाए। जमींदार चाहता था कि उसको जो ज़मीनें खोई हुई है वो ज़मीन वापस मिल जाए। किसान चाहता था कि उसका कर माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसे में सबके उद्देश्य अलग अलग थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर ये विद्रोह सफल हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो इनका उद्देश्य पूरी तरह से नियोजित नहीं था। अगले में क्या लिखोगे कि ये जो चीज़ें थी ये अंग्रेज़ों के अनुकूल थी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बाहरी शासक ने इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। बाहरी शासक का इसमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं भारतीय शासकों का इसमें सहयोग नहीं था, जिसके वजह से विद्रोह को आसानी से कुचला जा सका। और उनके पास, अंग्रेज़ों के पास सैन्य संचालन भी थे। यहाँ पर जितने भी अफसर थे उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको युद्ध का मतलब ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो लेकिन भारतीय सैनिकों के पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था, जिसके वजह से वो हारे। ठीक है, उनका विद्रोह ज़्यादा देर तक नहीं टिका। जन समर्थन का अभाव, इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कम करने के लिए जो भी शिक्षित वर्ग थे, जो भी लोग थे, उनको कहा कि आप जो है जमींदार थे, उनको कहा कि आप जो है इस विद्रोह से बाहर हो जाइए, हम आपको आपकी ज़मीनें देंगे, आपके अधिकार दे देंगे। तो ऐसे में विद्रोह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा। राष्ट्रीयता का भी अभाव था, जिसके वजह से विद्रोह व्यापक रूप में नहीं फैल पाया और एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण क्या क्या थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर किसी के दृष्टिकोण अलग अलग थे, हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहता था, तो सभी के उद्देश्य भी अलग अलग थे। इसमें आपको लिख देना रहेगा कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा के रख दी थी, लेकिन इसमें सभी वर्गों के जो लोग थे उनका दृष्टिकोण अलग था। शासक वर्ग के बारे में बता दिया मैंने आपको कि वो चाहते थे कि उनकी खोई हुई सत्ता उन्हें वापस मिल जाए। बात करते हैं जमींदार वर्ग, तो वो चाहते थे कि उनकी ज़मीनें उनको मिल जाए। किसान वर्ग चाहता था कि उनका शोषण ना हो, उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य मिले, कर कम कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग थे वो भी चाहते थे कि हमारे जो काम धंधे बंद पड़ चुके हैं, तो ऐसे में इनके भी उद्देश्य थे। और जो धार्मिक गुरु थे वो चाहते थे कि हमारी संस्कृति ही मतलब भारत में रहे और विदेशी संस्कृति इस पर अपना आधिपत्य ना जमाए। तो ये सारी चीज़ आपको लिख देनी है। अगला क्वेश्चन हैगा कि आप कैसे कहेंगे कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था। 1857 के विद्रोह में समन्वय और योजना थी, इनके बीच में एक अच्छा संचार व्यवस्था उपस्थित थी। तो ये हमें बताना हैगा कि कैसे। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर में लिखेंगे हम कि कुछ घटनाएं ऐसी है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 1857 की जो विद्रोह था वो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। जैसे जो विद्रोही थे वो एक साथ शस्त्रागारों को लूटते थे, एक साथ जो है अपने अदालतों को लूटते थे, सरकारी बंगलों को जलाते थे। ऐसे में इनके पास जो है ना योजना थी कि शाम के समय हमें जो है विद्रोह स्टार्ट करना है। तो ऐसे में इन्होंने योजना भी बना रखी थी कि जैसे ही शाम के समय आसमान में गोली का तोप दाग दिया जाएगा तो हमें विद्रोह स्टार्ट कर देना है। इन्होंने अलग अलग संकेतों के माध्यम से विद्रोह को और भी ज़्यादा योजनाबद्ध बनाया। जैसे संदेश वाहक, वो एक गांव से दूसरे गांव में रोटी लेके जाते थे, चपाती लेके जाते थे, और उन चपातियों के बीच में वो लेटर रखते थे ताकि जो अलग अलग गांव वाले हैं वो उनकी बातों को समझ सके। संदेश इस तरीके से भिजवाया जाता था। तो मैंने बता दिया विद्रोह के डरों में समानता थी, एक साथ शस्त्रागारों को लूटते थे, पटरियों को जला देते थे। तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना था, ये जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो विद्रोह काफ़ी ज़्यादा व्यापक बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने जो लेटर थे उसकी एक तरफ लिखा राम और दूसरी तरफ लिखा रहीम, ताकि दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और इस तरह इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हुए इस विद्रोह को और भी ज़्यादा व्यापक बनाने की कोशिश की। और इनकी पंचायतें भी होती थी, ये रात में जाके पंचायतों में बात करते थे कि हाँ अब हमें क्या करना है आगे। तो ये सारी चीज़ आपको आंसर में लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने आपको ये सारी बता दी है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है लिखनी है। पुराने नेताओं को इन्होंने अपना चुना ताकि वो विद्रोह का नेतृत्व संभाल सके। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।